आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमांक। फ्रेजिंग पॉइंट। हिमांक जैसे हमने क्वथनांक की दो परिभाषा लिखाई तो वैसे हिमांक की दो लिखवाएंगे, एक जनरल सामान्य में और एक परिभाषा लिखाई जाएगी जो किताबी परिभाषा अपन लिखी, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करती है। हिमांक बताया जाए। ये भैया हिमांक की सामान्य परिभाषा क्या है? कहेंगे वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब की क्या हो जाए? बराबर। समझो, जैसे जल का वेपर प्रेशर है वह जब बर्फ में बदले उसके वेपर प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जिस ताप पर होगा उसी ताप को हम उसका क्या कहेंगे? हिमांक। यानी कि गल्ला बात ये कही जा रही है कि द्रव कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस ताप पर ठोस में बदलेगा, जिस डेल्टा टेम्परेचर पर, उसी डेल्टा को क्या कहेंगे हम? हिमांक कहेंगे। देखो ताप तो दोनों ही है, बढ़ने वाले को या घटने वाले दोनों को ताप ही कहा जाएगा। खोलने वाले को क्वथनांक का नाम दे दिया जाता है और जमाने वाले का नाम क्या दे दिया जाता है? हिमांक। लेकिन ताप को तो ताप ही कहेंगे ना, टेम्परेचर ही कहा जाएगा। अब जैसे सबको बचपन से पता कि H2O लिक्विड होता है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि ठंडा किया जाएगा तो H2O ही रहेगा, लेकिन किस में बदल जाएगा? सॉलिड में। और इसका हिमांक जल का हिमांक कितना हुआ लल्ला? 0 डिग्री सेल्सियस। यह इसका ताप हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल गया। कोई मान लेते कोई पदार्थ ए है जो किस में बदल रहा है? ए सॉलिड है, ए लिक्विड है, ए लिक्विड से ए सॉलिड बदल रहा है, लिक्विड से सॉलिड बदल रहा है और इसका हिमांक -30 डिग्री सेल्सियस है। तो हिमांक टी का ए का हिमांक कितना होगा? ए का हिमांक -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो ए लिक्विड था वो किसमें बदल रहा है? सॉलिड में। तो ये -30 ही इसका क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। मामला समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, समझते हैं परिभाषा फिर से। पहले साधारण परिभाषा कहेंगे वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब की क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। मामला समझ आ गया? एक कोई कहे कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करेगा, उसके अनुसार बताइए। जो नई परिभाषा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनुसार, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या कहेंगे? कहा जाएगा वायुमंडल के मानक दाब पर। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित, ये भैया बर्फ कल भी 0 पर जम रहा था, आज भी 0 पर जमेगा और 10 साल बाद भी कितने पर जमेगा? 0 पर। बदलाव तो है नहीं, तो निश्चित इसीलिए कहा जाता है वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। यह हिमांक कहलाता है। मामला समझ में आ गया? चलो लिखा जाए, परिभाषा लिखो। वह निश्चित ताप जिस पर किसी ठोस का द्रव का, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। हो गया बच्चा? वह उसका हिमांक कहलाता है। हो गया? या में लिखो दूसरी परिभाषा,
बोला जाए। वायुमंडल के मानक दाब पर, याद कर आपको सीरियल देखो चाहो, साल तक सो गए थे, सीरियल देख रहे हो आप तो काम। वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव निश्चित ताप पर, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका हिमांक कहलाता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। एग्जाम्पल उतारो फटाफट। परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? चलो अब हम लोग की जो चौथी हेडिंग है, हिमांक में अवनमन परासरण, हम लोगों ने पढ़ा क्या है? पहला परासरण दाब था और गुणधर्म का, दूसरा था वाष्प दाब में अवनमन, तीसरा था क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा है क्या? हिमांक में अवनमन। तो हेडिंग लिखा जाएगा हिमांक में अवनमन। फटाफट, हिमांक में अवनमन, नाम से स्पष्ट है, टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा जी। हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग, हिमांक में अवनमन। चलो जैसा कि बार बार हम चित्र से समझाते हैं तुम लोगों को, चित्र ही बनाकर समझाएंगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो भैया, ये लल्ला लुक एट बोर्ड पर, ये विलायक है। विलायक के बाद आपको, विलायक यानी जल है, विलायक का वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं जी? P0 से। और इसके ताप यानी क्वथनांक हो चाहे हिमांक हो, ताप का मतलब चाहे क्वथनांक हो चाहे गर्म किया जा रहा हो चाहे ठंडा किया जा रहा हो। तो हम अभी ठंडे वाले की बात कर रहे हैं, तो ठंडा करेंगे तो क्या लिखेंगे? हिमांक। इसका जो हिमांक है T0 होगा ना, क्या होगा? T0। ये विलायक है, विलेय है, और सबको पता विलेय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील या वैद्युत अपघट्य पदार्थ होना चाहिए। अवाष्पशील या वैद्युत अनपघट्य। मान लेते मिलाया गया, एक तरफ हम विलयन बना दिए, ये घुलकर क्या बना लिया? विलयन। यह विलयन, विलयन के वाष्प दाब को किससे डिनोट करते हैं? PS से। और इसके हिमांक को किससे डिनोट करेंगे? TS से। अब कहोगे कि सर जी क्वथनांक को भी TS से दर्शाते हैं। अरे भैया ताप है तो ताप को T से ही S से दर्शाएंगे ना विलयन के केस में, चाहे वो गर्माया जा चाहे ठंडा। आगे लिखे हुए शब्द पर निर्भर करेगा कि क्या है वो, ठंडा किया जा रहा है कि गर्मी के। विलयन के लिए TS ही इस्तेमाल किया जाएगा। मामला क्लियर? सबको यहां तक की स्टोरी पता है वाष्प दाब के अवनमन से, याद होगा या भुला चुके होगे? याद तो करोगे नहीं। सुनो, जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनपघट्य पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में घुलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इतनी बात तो पढ़ाई बताई गई ना बार बार। जब हम बोलेंगे तो विलयन का वेपर प्रेशर विलायक के वेपर प्रेशर से क्या होगा? हमेशा कम होगा।
तो हम मान लेते हैं कि विलयन का जल का वेपर प्रेशर 10 एटीएम प्रारंभ होगा। कोई विलय घोलने के बाद कितना एटीएम हो गया, 5 एटीएम या 6 एटीएम हो गया। तो पीएस का मान पी नॉट से हमेशा क्या हुआ जी, कम, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह प्रेशर कम हुआ तो परिणाम तो कुछ साबित होगा ना, जिसके परिणाम अब यह वेपर प्रेशर डाउन है और उसको और हमें डाउन करना है, ठंडा करना है, तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, तभी तो नमन शब्द आया है ना। तो पानी कितने पर जमता है, 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 273 कैलविन, 273 कैलविन में लिख रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि थोड़ा बहुत का अंतर आता है, इसलिए कैलविन में बड़ा रहेगा तो मेरी डिग्री सेल्सियस में थोड़ा बहुत अंतर समझ में नहीं आता, इसलिए कैलविन हमने लिख दिया। पानी कितना में जमेगा, 273 कैलविन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जो विलयन बना ये कितना पर जम जाएगा, तो 271 कैलविन पर जम जाएगा। देखो डिग्री सेल्सियस में पता चल पाते नहीं, लेकिन कैलविन में 2 कैलविन का अंतर आ रहा है, इतना पता चल गया हमको सीधा सीधा। तो परिभाषा क्या कही जाएगी, ध्यान से सुनना। ये 273 पे जम रहा था, ये 271 पे ही जम जाएगा। तो परिभाषा सिंपल से बनेगी कि जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक, किसका हिमांक, विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम। अब दोनों कम हो गया, क्वथनांक वाले में अधिक हो रहा था ये और ये कम हो रहा था, क्वथनांक वाले में उल्टा ना, क्वथनांक वाले में टीएस अधिक और टी नॉट कम हो रहा था क्वथनांक वाले के, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कम, टीएस कम तो टीएस भी कम हो जाता है। अतः भैया अधिक वाला में से कम वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। अतः विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को ही हम हिमांक का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं, जिसको डेल्टा टीएफ से क्या करते हैं भैया, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका 273 है और इसका 271, घटा देंगे तो 2 कैलविन का पता चला कि 2 कैलविन का क्या हुआ है, कम हुआ है। मामला समझ में आया, 2 तो आपकी कमी हुई। चलो जी फिर से रिपीट कर रहे हैं और इस बात से लिखोगे। परिभाषा सुना है, जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक भी, जोड़ दो सेंटेंस थोड़ा सा भी और अच्छा लगने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक भी विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। अतः विलायक की हिमांक और विलयन की हिमांक के अंतर को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीएफ द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा समझ में आ गई, लिखा जाए, चलो लिखा जाएगा, लिखोगे अपने से, चलो हेडिंग लिखो, हिमांक में अवनमन तथा अणुभार इसी को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान में संबंध। रिलेशन बिटवीन मोलर मास। चलो भैया फटाफट देखो, और ग्राफ हम बना रहे हैं, पहले ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ, इसका डेरिवेशन क्वथनांक वाले से थोड़ा सा बढ़ा जाएगा।
तो फिर जमाने की बात की जा रही है, जमने में थोड़ी सी समस्या होगी। चलिए बटन बनाएंगे। 1 मिनट बस मुझे बनाना है। चलो जी, एडिंग हो गया बच्चा। यह है विलायक, और सबको पता विलायक में विलेय डालने के बाद विलेयन का वाष्पदाब क्या हो जाता है? कम। तो नीचे वाला ग्राफ किसका होगा? विलयन का, ठीक है ना? विलायक और विलयन। यह पॉइंट ए है, यह बी पॉइंट है और यह सी है, यह पॉइंट डी है और यह पॉइंट ई, यह वक्र है, याद रहे डी को डी के जैसे बनाना। यह P1 प्रेशर है, यह प्रेशर यहां पर जो है वो P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है, यहां पर प्रेशर P है, ठीक है ना? यह ताप TS है, यह ताप T0 है, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा TF होगा। अरे TS यहां पर लिखा गया, ग्राफ में है, ग्राफ के माध्यम से आ रहा है। हम इधर से आएंगे, T0 माइनस TS, पहला ये ऐसे होगा। हिमांक में आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं, बल्कि टेम्परेचर क्या करना है? घटाना है, रिवर्स लाना है। ये P0, सॉरी TS नहीं, ये P0 है, ये दाब के लिए है और ये ताप के लिए है। चलो फटाफट बनाओ। हाँ, डॉट डॉट सब। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है क्वथनांक का, वैसे ही भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्राफ अब मामला बदल रहा है। ग्राफ सभी ने बना लिया होगा। चलो समझते हैं ग्राफ कहना क्या चाहता है, बातों को क्या समझा रहा है ग्राफ। जरा गौर करना है यहां पे ध्यान से। एक पॉइंट है ए बी वक्र दिख रहा, एक वक्र हमको बी और सी दिख रहा है, एक वक्र सी और डी और ई दिख रहा है। क्वथनांक वाले में ए बी वक्र नहीं था, बस ये था। सबको पता है विलायक का वाष्पदाब विलयन से क्या होता है? अधिक होता है, ऊपर और विलयन का नीचे। लेकिन अब हमें ताप बढ़ाना नहीं है, ताप को क्या करना है? घटाना। तो अब रिवर्स मोड में लेकर आएंगे ना। तो ये है विलायक, यानी जल समझ लो फिलहाल ऊपर वाला ग्राफ। यहां पर विलायक द्रव की अवस्था में, इस वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर कैसा है? द्रव। जैसे जैसे आगे हम बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो द्रव किस में बदलता चला जाएगा? वाष्प में। और यहां से वाष्प को जैसे जैसे ठंडा करते आएंगे, किस में बदलता चला जाएगा? द्रव में, द्रव में, द्रव में। यहां पर अब यहां से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर एकाएक देखो घटा रहे तेजी से। जब टेम्परेचर एकाएक तेजी से घटाएंगे तो सबको पता भैया ताप घटेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा। तो देखो प्रेशर भी तेजी से डाउन हो रहा है, एकदम नीचे आ रहा है। अब वक्र ऐसे नहीं जा रहा है, वक्र यहां से गिरना शुरू हुआ, तेजी से ठंडा कर रहे हैं। ताप घटाए और आकर यहां पर लाकर चिपकाएंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल क्या हो जाएगा? पूरा जम जाएगा यहां से। लेकिन उसी ताप पर आता है विलयन की बात। विलयन को डी वाले ताप पर तो लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं वेपर बदलेगा, और वेपर को जैसे जैसे ठंडा करेंगे क्या बदलेगा? द्रव में। और द्रव इस वाले पॉइंट पर विलायक वाले भाग से मिल जाता है, जैसे नीचे लाते तो वो भी क्या होने लगता है? जमना शुरू हो जाता है। तो नीचे लाएंगे, कहीं पीछे जाकर टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे विलयन धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा, दिमाग बदलना शुरू होगा। यही बात यहाँ पे बता रहा है। अब इस पूरे समीकरण को क्लासियस कैलिब्रॉन का जो समीकरण पीछे हम लोगों ने पढ़ा है सेम लगाएंगे, कहेंगे क्लासियस कैलिब्रॉन के नियमानुसार, क्लासियस कैलिब्रॉन के नियमानुसार। तो भैया इसमें दो दो वक्र है, अब दो वक्रों पर लेके चलेंगे। पहले तो वक्र हम बात करेंगे किस वक्र की? वक्र डी से ई की बात करेंगे हम। किस वक्र की बात करेंगे?
वक्र DE में, और वक्र DE में हो क्या रहा है, यहां से यहां तक के बीच में ऊपर लेके जाएंगे लिक्विड किस में बदलेगा, वाष्प में, ऊपर से नीचे आएंगे तो वाष्प किस में बदलेगा, लिक्विड। यानी इस वक्र में केवल लिक्विड वेपर, वेपर लिक्विड बदलने का खेल चल रहा है, यही ना। इस वाले ग्राफ पर अगर मान लेते ताप 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो किसमें वाष्प में बदलना शुरू होगा कि नहीं होगा। यानी ताप बढ़े तो वो वेपर यानी खोलेगा, और ताप को पीछे लेकर आएंगे तो वेपर किसमें बदलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में। तो इस वाले वक्र में लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड हो रहा है, ये बात यहां पर हमने लिख दिया। अब क्लासेस के इलेक्ट्रॉन का समीकरण लगाते हैं। क्लासेस चाचा क्या कहते हैं, लॉग इज इक्वल टू एल बी बटे के आर। यहां पर सबको पता है जी, पहला प्रेशर बटे के दूसरा। इसमें पहला प्रेशर कौन है, क्या P1 है कि P2 है। अब देखो अगर हम गर्म करते, सुनो सुनो ध्यान से, ये मिटा दें, ये मिटा के ऊपर कर देते हैं। ये TS है और ये T0। ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 50 है, 60 है। क्या हमें गर्म करना है लल्ला, इसमें क्या करना है, जमाना है। तो 60 डिग्री पर अगर कोई चीज को 50 पर लाएंगे, 50 से तो किस पर लाएंगे, 30 पर, 30 पर तो किस पर लाएंगे, 40 से 30, 30 से किस पर लाएंगे, 10, 10 से 20, 20 से 0 करेंगे तब तो होगा ना। तो किधर से किधर आ रहे हैं भैया, ऊपर से नीचे। तो पहले प्रेशर कौन मिल रहा है, P1, फिर कौन मिलेगा, P2। समझना, अगर इधर जाते तो पहला प्रेशर P2, फिर क्या होता, P1। लेकिन ठंडा करें तो रिवर्स आ रहे हैं, इस वजह से पहला प्रेशर P1 और बटे के दूसरा प्रेशर P2। अब भैया टेम्परेचर में तो यही होगा 1/TS माइनस पहला टेम्परेचर, नीचे तो ग्राफ यहां पर है, तो पहला टेम्परेचर TS माइनस 1/T0। यह समीकरण 1 बना क्लासेस के इलेक्ट्रॉन के अनुसार, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा समीकरण पर, वक्र। अब क्या बताओ भैया, इस बी और सी वाले में कुछ हमको होता हुआ दिख रहा है क्या, क्या हमको वक्र BC से कुछ मिलेगा, बता दो। क्या 2 प्रेशर मिलेगा क्या इस पर, क्या 2 टेम्परेचर से मिल रहा है क्या आपको, ना 2 टेम्परेचर मिल रहा है ना 2, एक ही प्रेशर मिलेगा और एक ही टेम्परेचर मिलेगा। तो क्या इसको क्लासेस के इलेक्ट्रॉन लगा पाएंगे, नहीं। तो क्लासेस के इलेक्ट्रॉन किस पर लगा दें, A से B, क्योंकि इतना यह दूरी जो बीच का है ये तो किसका भी है, इसी विलायक का ही तो है ना। तो वक्र A से B की बात की जाएगी टोटल, ठीक है ना। तो वक्र AB में, वक्र AB में, अब वक्र AB में क्या हो रहा कौन बताएगा, तो सोच बताओ। वक्र AB के अंतर्गत क्या होता हुआ हमको दिख रहा है, हम पूछ रहे हैं जैसे यहाँ पे लिक्विड वेपर, वेपर लिक्विड बदल रहा है, इसमें किस अवस्था से किस अवस्था में बदल रहा है। अच्छा इनमें वाष्प है कहीं, यहां पर द्रव है, ठंडा करेंगे किसमें बदलेगा, ठोस में। यहां पर ठोस है, गर्म करेंगे किसमें बदलेगा, द्रव से। जब गर्म तब नहीं यहां पर वेपर में जाएगा, यहां पर द्रव है, गर्म करें किसमें बदल रहा है, वेपर में। वेपर ठंडा करें किसमें बदल रहा है, द्रव है, केवल यहीं तक द्रव है जी। इधर आएंगे तो किसमें बदलेगा, सॉलिड में। तो A से B में क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, यही ना होने का काम हो रहा है। देखो यहां पर मान लेते कोई आकर जम गया, इस वाले पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस पर जमा हुआ है, तो 10 डिग्री सेल्सियस जमा, तो उसको 30 पर गर्म करेंगे तो जमा ही रह जाएगा, पिघलेगा ना। और 30 पर कोई है, अगर उसको 10 पर लाएंगे तो क्या पिघला रहेगा, वो जम न जाएगा, ठंडा यानी बर्फ। तो किस में बदल रहा भैया, लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड का काम हो रहा। इस पर भी क्लासेस का लगाएंगे, लॉग पहला प्रेशर दूसरा प्रेशर इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा LS कर देंगे, LS का मतलब सॉलिड की बात की जा रही है, ठीक है ना। और R नहीं करने चाहोगे तो LB भी लिख सकते हो, लेकिन LS कर देना अनिवार्य है। पहला टेम्परेचर का अनुपात माइनस दूसरे टेम्परेचर का अनुपात, ये तो है जी। बनाओ पहला प्रेशर कौन है, थोड़ा देखकर बताओ इस वाले वक्र में। वक्र AB में पहला प्रेशर कौन है, P है, क्योंकि हम ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे। ठंडा करना है
न कि गर्म। तो 40 से किधर आएंगे 10 के तरफ, तो पहला प्रेशर P और बटे के, दूसरा प्रेशर P2, P बटे के P2 इज इक्वल टू पहला टेम्परेचर कौन भैया Ts और बटा के दूसरा टेम्परेचर कौन सा हमारा है T0। मामला समझ में आ गया? कठिन है क्या जी? नहीं ना। समीकरण नंबर 2 हम कहेंगे जहां P1 व P2 किसका प्रेशर है भैया? P1 P2 जरा देख कर बताओ ग्राफ के अनुसार। किसका? विलयन का वाष्प दाब है ना। P1 P2 विलयन का वाष्प। देखो जिसने समझ लिया ग्राफ उसको समझ में पूरी डेरिवेशन आ जाएगी। ग्राफ के अलावा कुछ नहीं है इसमें। P1 P2 क्या बता रहा है भैया? विलयन का। अब आगे जरा बता दो हमको P किसका है? P किसका वाष्प दाब है? विलायक का वाष्प दाब। क्योंकि किस पर भैया? विलायक वाले पॉइंट पर है, विलायक का वाष्प दाब है। R क्या सबको पता है? गैसीय स्थिरांक। और गैसीय स्थिरांक का मान 0.083 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। ठीक है ना। 2 मान और होता है जो हमने पीछे लिखवा दिया। ठीक है। R के बाद Ts किसका मान है भैया? विलयन का दिमाग है, ठंडा कर रहे हैं ना, दिमाग बोलेंगे। और T0 क्या ले ला? विलायक का नाम है। कोई कठिन है क्या जी? नहीं ना। इतना उतारो फिर फटाफट हम आगे बताते बार और समझाकर। यही मेन है, इतना समझ गए तो सारा क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्लीन करके। ग्राफ को क्लीन कर रहे हैं पूरा। चलो समझा जाए क्या होगा कैसे होगा। अब कहेंगे समीकरण 2 - 1 से। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना बायो वाले लोग। समीकरण 2 - 1 से लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट वाले को राइट से। log P बटे के P2 माइनस log P1 बटे के P2 इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चा? LS बटे के R और 1/TS माइनस 1/T0 माइनस LB बटा के R 1/TS माइनस 1/T0 बचेगा क्या? इतना सबको पता है एक सूत्र लॉग का। log m/n इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू क्या होता है? log m माइनस log n होता है कि नहीं होता है जी? देखो यह पूरा मान किसके बराबर मान लेते हैं? m के। यह पूरा मान किसके बराबर? n के। तो log m माइनस log n है। तो इस दोनों को मिलाकर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे क्या? log m। तो m का मतलब क्या हुआ सर जी? P बटा के P2 और बटे में log m हो गया। या m और बटे के log n करेंगे तो n का मान कितना है? P1 बटा के P2 लिख सकते हैं। n क्या? m/n जैसा बना दिए, बन गया। ऊपर देखो बच्चा, बाद में लिखने का काम करना। अब जरा इधर गौर करना, r दोनों में है, ये और ये दोनों में एक समान है। तो दोनों को यहां से अपना टोटल कॉमन कर लेंगे, बाहर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पर LS माइनस LB कॉमन करें 1 बटा के R, कॉमन करें 1 बटा के R और क्वेश्चन में लिख क्या सकते हैं? 1/TS माइनस 1/T0। देखो 1 बटा के R 1 बटा के R कॉमन बाहर निकाल लिया गया और ये पूरा क्वेश्चन बाहर निकाल लिया गया कॉमन करके। तो बचेगा यही नहीं मान LS माइनस LB। तो क्या इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या जी? इतना नहीं लिख सकते हैं? इन दोनों को जब घटाया जाएगा, अब देखो ये यहां पर और ये कहां जाएगा जी? ऊपर। तो क्या लिखा जा सकता है? log P गुणते P2 बटे के P2 गुणते P1। इन दोनों के अंतर में हो क्या रहा है भैया? सॉलिड वेपर, वेपर सॉलिड में बदलने का काम क्या? फ्रीजिंग का कार्य चल रहा है ना।
इसमें किसका कार्य चला? फ्रीजिंग का। तो अलग कर दिया जाएगा फ्रीजिंग के लिए आर, और कोष्टक में भैया इसको लिख सकते हैं टीएस माइनस 1/T0। P2 से P2 क्या होगा? कैंसिल, ये बचेगा लॉग P बटे के P1 अलग बटे के आर, सबको पता है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, टीएस इंटू T0, टीएस से टीएस कटेगा, T0 एक कम T0 माइनस T0 से T0 तो बचा टीएस एक कम टीएस। अभी तो लोगों को पीछे हमने पढ़ाया था कल ही डेल्टा टी एफ, अभी हाल ही में पढ़ाकर खत्म किए हैं। डेल्टा टी एफ बराबर क्या पढ़े हम लोग हैं? T0 माइनस टीएस। बताया गया ना? अरे आज ही बताया गया है तो कल का। यहाँ पे इसको लगा रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ भैया? लॉग P बटा के P1 इज इक्वल टू एल बटा के आर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा P एफ बटे के टीएस इंटू T0। सबको पता है, हमने कई बार पीछे पढ़ाया बताया कि दो टेम्परेचर यदि मल्टीप्लिकेशन में आ गए डिफरेंस, दो टेम्परेचर मल्टीप्लिकेशन में तो लगभग एक दूसरे को क्या मान लेंगे हम दोनों को बराबर टीएस इक्वल टू T0। तो दोनों को T0 कर दें, टीएस दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को टीएस करना उचित रहेगा। तो लॉग P बटे के P1 इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं अलग बटे के आर, और कोष्टक में क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ बटे के टीएस इंटू टीएस लिख सकते हैं क्या? एक बात और तुम जानते हो जी, क्या जानते हो? हम लोग सर जी ये जानते हैं कि जो P है, जो P है किसका वाष्पदाब है? ग्राफ से ना दिख रहा था भैया। और विलायक के वाष्पदाब को किससे डिनोट करते हैं? P0 से। और जो P1 है किसका वाष्पदाब है भैया? विलयन का। और विलयन के वाष्पदाब को किससे डिनोट करते हैं? PS से डिनोट करते हैं क्या? यह मान लाकर रख देते हैं, करेंगे मान रखने पर रख देंगे तो क्या बनेगा? लॉग P0 अपॉन PS इक्वल टू अलग बटे के आर, कोष्टक में डेल्टा TF बटे के टीएस का स्क्वायर। समीकरण नंबर बन गया 3। जरा देख लो भैया क्वथनांक के उन्नयन में समीकरण नंबर 2 के जैसा है कि नहीं? क्वथनांक के उन्नयन में देखो फटाफट निकालो क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन में समीकरण नंबर 2 मैच कराओ, क्या उसी के जैसा सेम टू सेम बन गया? अंतर क्या है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर बी है, वहां पर समीकरण नंबर 2 जी मैच कराओ। लॉग P0 अपॉन PS इज इक्वल टू एल भी है वहां पर बटे के आर, और डेल्टा TB बटे के TS का स्क्वायर। वह क्वथनांक के लिए इसलिए V और B है, और ये हिमांक के लिए तो F और F है। अब इसके बाद का सारा खेल वैसा ही लगेगा जो उसमें किया गया, सारा खेल इसके बाद से वही होगा। बशर्ते बस हर जगह क्या लगाते चलेंगे? F और F, V और B को रिप्लेस कर देंगे F से, सारा खेल वही होगा। फटाफट यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ, यही यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है मामला इस वाले में, उससे और इसमें डिफरेंस हुआ। बताओ फटाफट। चलो जी, एक समझते हैं कल डेरिवेशन लाया गया था। अरे ज्यादा मत डाला तो चंद्रमा तक दिखाई देने लगेगा उसको। नहीं दिखाता है यहाँ पर दवाई किस कोई डाल रहा था, गिर जाता तो ऊपर जूम हो जाता है, चंद्रमा तक जूम होने लगता है। तो ज्यादा मत डाला तो चंद्रमा तक दिखाई देने लगेगा। कल कहाँ तक आया था? लॉग P0 अपॉन ए, अब बातें बने, P0 अपॉन PS इज इक्वल टू एल बटे के आर 1 अपॉन TS माइनस 1 अपॉन T0। अजी अच्छा, ये यहाँ तक कर दिए थे हम। डेल्टा TF बटे के TS का स्क्वायर, यहां तक हो चुका था समीकरण नंबर 3। चलो जी, अब यहां से हमने बताया था कि इसी समीकरण की सहायता से ही अब हम काम करेंगे m को लाने का, क्योंकि डेल्टा TF तो आ गया। अब बचा क्या लाने के लिए? स्मॉल m। याद करो हमने पिछले वाले क्वथनांक वाले में इसको लेकर हल कराया, हल करा के हम लाए थे। इसको राउल्ट के अनुसार बनाएंगे, और राउल्ट चाचा का क्या नियम है? P0 माइनस PS अपॉन P0। हम इसको ऐसा बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे सतीश? बात नहीं लगना, कहेंगे समीकरण 3 के LHS से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे केवल। क्या लिया जाएगा?
लॉग पी नॉट अपॉन पी एस इज इक्वल टू, ये भैया नीचे क्या है जी, इसके पी नॉट है, ऊपर क्या है पी एस है, तो यहाँ तो उल्टा दिख रहा है ना, तो नीचे वाले को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और ऊपर वाले को कहाँ लाएंगे नीचे। तो ऐसा करेंगे तो पी एस पर इनवर्स होगा और पी नॉट पर इनवर्स होगा, समझ रहा जी। ऊपर देखो चाहिए था तो देखो, तो फिर बाद में पूछते हो समझ में आ जाएगा। ये नीचे और ये ऊपर कर सकते हैं, इनवर्स इनवर्स दोनों बार आ रहा है, तो क्या टोटल को इनवर्स नहीं लिख सकते हैं क्या, लॉग पी एस अपॉन पी नॉट होल टू द पावर इनवर्स, टोटल का इनवर्स कर सकते हैं। बचपन से एक लॉग का फार्मूला पढ़ते आ रहे हो कि सर जी लॉग एन टू द पावर एन का मतलब एन लॉग एन होता है। अगर सिर पर कोई बोझ लिया तो बोझ कहाँ पटकता है, आगे, तो अगर पीछे पटक दिया तो फिर क्या होगा पता है ना, हाँ, तो फिर टूट नहीं है, वो गाना गाने लगेगा। चलो ये देखते हैं, इसके हिसाब से यह पूरा टोटल m है और ये मान क्या है n है, तो -1 कहाँ आएगा लल्ला आगे, तो क्या लिख सकते हैं -1 log पी एस अपॉन पी नॉट लिखा जा सकता है। अब इसको हमें वैसा बनाना है तो सीधे सीधे बीजगणित का नियम अपनाएंगे और इस जो लाना है उस वाले मान को एक में से घटा दिया जाएगा, पी एस अपॉन सॉरी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जिसको लाना है उसको किस में से घटा देंगे हम, एक में से, तो जो है वो पूरा बन जाएगा। देखो एलसीएम लेकर चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे 1/1 लेंगे, पी नॉट एलसीएम होगा, 1 कम पी नॉट 1 कम पी नॉट होगा, माइनस पी नॉट से पी नॉट कट गया, 1 बचा, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का माइनस पी नॉट का माइनस प्लस पी एस, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो बच क्या गया पी एस अपॉन पी नॉट, यानी यही वाला बच रहा है ना मान, ये वाला समीकरण ये वाला समीकरण दोनों एक ही है, बस बनाया गया। यहां पर भी एक लॉग का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या करता है लॉग, कहता है कि अगर लॉग 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस क्या लिखा गया x लिखा गया, हम इसको कितना लिख सकते हैं लल्ला, माइनस का x लिख सकते हैं, यानी पूरे लॉग को हटाकर ये वाला मान x लिखेंगे और आगे क्या लगा देंगे माइनस। जरा गौर करना, माइनस पहले से है, ये वाला माइनस, ये रहा 1 और ये रहा टोटल का x, ये 1 और ये क्या है x है, तो log 1 माइनस x बराबर क्या होगा माइनस का x, और माइनस का x का मतलब पी नॉट माइनस पी एस और बटे के क्या हो जाएगा पी नॉट, कोष्टक बंद, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस की प्लस हो जाएगा। आइए मान किसके बराबर आया सारा का सारा, इसी के बराबर ना आ रहा भैया, पी नॉट माइनस पी एस बराबर आया पी नॉट माइनस पी एस बटे के, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, और पी नॉट अपॉन पी एस को ही तो हल करते करते आए हैं, तो इतना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, पी नॉट अपॉन माइनस पी एस बटे के पी नॉट आ गया, यह मान आया, ये और ये दोनों क्या आ गया बराबर। अब इस वाले मान को उठाकर कहां रख देंगे समीकरण 3 में, तो कहेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर रख दो लल्ला, हमारे क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट। ये पूरी प्रोसेस हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जी, एल एफ बटे के आर पुस्तक में क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ बटे के टी एस का स्क्वायर, ये भैया समीकरण नंबर 4। और यहाँ पे याद करेंगे राउल्ट चाचा को, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट क्या कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चा, छोटका डबल हुआ बड़की मम्मी, छोटकी मम्मी बड़का डबल हुआ, ठीक है। यह मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा छोटा डब्ल्यू इंटू बड़ा एम बटे के एम इज इंटू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू एल एफ बटे के आर, और क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ बटे के टी एस का होल का स्क्वायर। देखो भैया हमको डेल्टा टी एफ के बराबर लाना, तो तिरक मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इधर और टी एफ को एल एफ को नीचे, तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, देखो ये मोललता बन रहा है, मोललता को बनने से एम रोक रहा है, एम को साइड में करेंगे, पहले लिखेंगे डब्ल्यू बटे के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यह रोक रहा था इंटू में एम, क्या साथ में लिखे चाहे अलग से इंटू लगा के लिखे, क्या गलत हो जाएगा, देखिए अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, आर इंटू टी एस का
स्क्वायर, ये ऊपर गया और ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा क्या हो गया एल। यह मोललता तो बन रहा है लेकिन 1000 रोक रहा है, 1000 से ऊपर 1000 से कहाँ कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा लल्ला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और इंटू हो जाएगा एम इंटू आर इंटू टी एस का स्क्वायर बटे के एल एफ, और इंटू कितना हो जाएगा 1000 से 1000 कैंसिल, और हमने बताया था इस पूरे मान को स्थिरांक मान लेंगे, अतः के बराबर एम इंटू आर इंटू टी एस का स्क्वायर बटे के एल एफ इंटू 1000। अगर केवल के मान लेंगे तो कैसे पता चले किसका के है, हिमांक का के है, क्योंकि एल एफ है ना फ्रीजिंग के लिए, ये हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवमूलन अवनमन स्थिरांक, जहां लिखेंगे जहां के एफ हिमांक का मूलल अवनमन स्थिरांक है। ये हो गया, यह मान उठा के यहां पर रख दो, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, ये मान यहां पर रख देंगे तो बन जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू ये पूरा के एफ बन गया ना गल्ला, के एफ बटे के एम इंटू, हमने बताया था ना कि कोई अंतर नहीं आएगा बॉइलिंग पॉइंट से, यहां पर बी और बी है उसमें, और यहां पर क्या हो गया एफ और एफ हो गया, बस यही डिफरेंस है, सारा कुछ वही प्रोसेस, सारा कुछ वही डेरिवेशन है। इसको आगे अगर बढ़ा कर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यह किसको बराबर दिख रहा है, मोललता, तो लिखेंगे मोललता इंटू क्या हो जाएगा के एफ, समीकरण नंबर 5, और समीकरण 5 ही क्या है लल्ला, हिमांक में अवनमन व अणु भार में, ये फोन वाले लोग ना पूरा लिख लेना, यहाँ पे फोन आ गया था तो लिख नहीं पाए थे, हिमांक में अवनमन तथा अणु भार में संबंध को प्रदर्शित करता है। ये तो हुआ भैया लंबा प्रोसेस, ठीक है ना, कब इस्तेमाल करेंगे, जब 3 नंबर का पूछेगा तब, लेकिन अगर 1 नंबर में हमसे पूछ दिया कि हिमांक में अवनमन और अणु भार में संबंध स्थापित कीजिए 1 नंबर में, तो नोट लिखो NOTE नोट, अरे लिखवा देते हैं भैया, तुम में कर लोगे, इन सबका दिमाग घुटना में, सब बेचारे कैसे लिख पाएंगे सर, घुटने से। चलो नोट लिखो, हिमांक में अवनमन तथा अणु भार में संबंध, यह फार्मूला कब इस्तेमाल करोगे भैया टेक्निक, जब 1 नंबर पूछेगा तब, हिमांक में अवनमन व अणु भार में संबंध, क्या होगा लल्ला, देखा जाए, सिंपल सी बात है, परिभाषा जरा बताना हमको, क्या कहेंगे जी, क्या होगी परिभाषा इसकी, किसी विलयन की हिमांक का अवनमन, परिभाषा ऐसे लिखाई जाएगी, किसी विलयन की हिमांक का अवनमन उसकी मूललता की क्या होता है, समानुपाती होता है, सिंपल सी परिभाषा, किसी विलयन की हिमांक का अवनमन उसकी मूललता के समानुपाती होता है, दैट मींस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे लल्ला, सबको पता है कि स्थिरांक लगेगा के, लेकिन फ्रीजिंग के केस में तो के एफ लगा देंगे, मूललता हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, मूललता बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, छोटा W इंटू 1000 बट इंटू छोटा m इंटू बड़ा W, यही मूललता का सूत्र होता है, ले जाकर रख देंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, के एफ को पीछे रखेंगे, आगे इसको रख देते हैं स्मॉल W इंटू 1000, और के एफ ला देते हैं पीछे, के एफ बटे के एम इंटू कैपिटल W। अब बताओ क्या दोनों फार्मूला एक साथ याद हो गया कि नहीं हो गया, क्वथनांक का कोई कहेगा क्या लगा दोगे, क्वथनांक के उन्नयन का हो गया,
हिमांक के लिए क्या रखा दोगे? बस इतना सा तो बात है जी, कठिन है। आगे सिद्ध कर दिया हम लोगों ने। यह 1 नंबर के लिए है, जब 1 नंबर में पूछेगा तब परिभाषा लिख लोगे। क्या लिख लोगे? सुन लो कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। बता दो यहाँ से।